राष्ट्रवादियों और हिंदुओं की भारी मांग पे एक हिंदू राष्ट्रवादी इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं 25, 26, 27 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आप नीचे जाकर लिंक पे कर सकते हैं, QR स्कैन करके आप हमें सहायता कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और स्पॉन्सरशिप्स के भी ऑप्शन ओपन है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की घोषणा हो गई और घोषणा होने के साथ ही MVA में आपस के झगड़े जो हैं वो अब चरम पर पहुंच गए। साथ ही एक काम और भी हुआ है, वो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने ये पाबंदी लगा रखी है कि एग्ज़िट पोल जो हैं जिस दिन चुनाव होता है उसके 6:30 बजे तक आरंभ नहीं किए जा सकेंगे। मुझे अब लग रहा है कि जो सवेरे सवेरे ट्रेंड्स जो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं रिज़ल्ट वाले दिन, उन पर भी अब पाबंदी लगने वाली है। क्यों पाबंदी लगने वाली है? क्योंकि आज CEC ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि भाई हम तो 9:30 बजे से पहले कोई ट्रेंड डालते ही नहीं है, अंदर किसी को अलाउड नहीं है। तो ये आप जो है वो 8:05 पर ट्रेंड कहाँ से डालना शुरू कर देते हैं। अब मुझे लग रहा है कि इस पर भी निर्देश आने वाला है कि 8:30 बजे से पहले या 9 बजे से पहले किसी भी प्रकार की ट्रेंड जो है वो ब्रॉडकास्ट ना की जाए, क्योंकि इसमें बड़े स्केल पर फर्जीवाड़ा हो रहा है और इस वजह से लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। लोग जलेबियों में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर उनको जलेबियाँ वापस करनी पड़ती है। अब जिन्होंने एडवांस नहीं लिया होता है या तो वो मारे जाते हैं हलवाई, और या फिर यदि एडवांस ले लिया होता है, समझदार होते हैं। आजकल मैंने सुना है हलवाई समझदार हो गए हैं, बिना एडवांस के कोई बुकिंग नहीं करते कि आपको लड्डू चाहिए, एडवांस बुकिंग दो भैया, आपका कोई भरोसा नहीं है, बाद में उठाओ ना उठाओ। तो अब चूँकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो भाई लागू रहता है जब तक कि पूरा का पूरा रिज़ल्ट कन्वे नहीं हो जाता ऑफिशियली। जब तक कन्वे नहीं हो जाएगा ऑफिशियली तब तक वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट रहता है, तो रिज़ल्ट के बाद भी 3 दिन तक रहता है। तो जब रिज़ल्ट आ रहे होंगे तो ऐसा होना चाहिए, और मैं भी ये रेकमेंड करता हूँ कि भाई 9 बजे तक कोई ट्रेंड नहीं दिखा सकते। तो EVM की काउंटिंग शुरू होती है जाके 8:30 बजे के बाद। 8:30 बजे बाद का मतलब ये है कि 8:30 बजे तो वो निकलना शुरू होते हैं। EVMs स्ट्रॉन्ग रूम होता है वहाँ से, और वहाँ से निकालते हैं, लाते हैं, फिर लगाते हैं और उसके बाद फिर चालू होता है सारा का सारा मामला। 9 बजे से पहले किसी भी हालत में EVM का पहला रिज़ल्ट नहीं आ सकता, और ये भाई लोग जो है वो ट्रेंड दिखाना शुरू कर देते हैं 8 बजे से। तो भाई ये पूरी तरह से ये फर्जीवाड़ा है, इस फर्जीवाड़े को समाप्त करना पड़ेगा। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि भाई मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू रहता है, तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंतर्गत ये पूरा अधिकार है इलेक्शन कमीशन को कि वो निर्देश दे सके कि किसी भी प्रकार का ट्रेंड जो है वो 9 बजे के पहले नहीं दिखाया जाएगा। यदि उनके पास इस प्रकार की भी स्थिति है कि भाई अंदर से लोग जो है उनको किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हालांकि आज की दिन में जो जिस प्रकार के जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं उसमें तो मुझे लगता है कि असंभव है, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर है भी तो भी 9 बजे से पहले कैसे आपके पास आ सकता है जब कुछ निकला ही नहीं। तो ये फर्जीवाड़ा बिल्कुल गलत है, नहीं तो फिर क्या लोगों को नुकसान होता है, ख़ास तौर से हलवाइयों को नुकसान होता है जो एडवांस नहीं लेते हैं, लोगों के कहने पे लड्डू बना देते हैं और बाद में फिर लोग पहले हल्ला गुल्ला कर लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि रिज़ल्ट उल्टे हो गए। तो बेचारे कहीं हलवाइयों को नुकसान होता है और कहीं जहाँ एडवांस दे दिया है, जिन्होंने एडवांस दे दिया उनका नुकसान होता है, फिर वो उठाते ही नहीं है, पैसा उनका बेकार गया। तो इस प्रकार का GDP को लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। बात करते हैं चुनावों की। तो चुनाव डिक्लेयर हो गए, 23 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, यानी 23 नवंबर को, और 2 चरणों में चुनाव होने हैं झारखंड के 13 और 20, और 20 तारीख को एक ही चरण में पूरे महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। जहाँ तक झारखंड की स्थिति है तो झारखंड की स्थिति लगभग स्पष्ट सी हो चुकी है। झारखंड में ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई
किसी भी तरह की समस्या एनडीए को नहीं आने वाली है। उनका अलायंस जो है वो पुख्ता हो चुका है और उनके पास एक सीएम फेस है, यानी बाबूलाल मरांडी जो हैं, उनकी बड़ी अच्छी छवि है। बाबूलाल मरांडी कोई जो भारतीय जनता पार्टी की लोकल पॉलिटिक्स थी, इसके वजह से बहुत लंबे समय तक बाहर रहना पड़ा, लेकिन अब वो आ गए हैं। और रघुवर दास की जो प्रेत छाया है वो भी अब नहीं है। तो ऐसा लगता है कि भाई वो अच्छा कर पाएंगे। वैसे लोकसभा में भी उन्होंने अच्छा किया था। जो उनका अलायंस था उसने 14 में से 9 सीट जीती ही थी, 8 बीजेपी ने, 1 एजेएसयू ने, और बाकी सीटें जो थी वो कांग्रेस और आपकी जेएमएम ने जीती थी। जेएमएम बहुत अनपॉपुलर है इस समय, ख़ासतौर से जो तमाशा हुआ है इनका, और जिस प्रकार से जो जनरल पब्लिक है, यानी कि जो नॉन एसटी कम्युनिटी है, वो बहुत बुरी तरह से चिढ़ी हुई है। और एसटी कम्युनिटी भी कई क्षेत्रों में, जो आपके गंगा वाला जो क्षेत्र है, यानी दुमका, गोड्डा, ये जो क्षेत्र है, इसमें वो भी बहुत बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं। आज भी आपको पता चले सोने में सुहागा कर रखा है। पूरे झारखंड का जो गंगा वाला क्षेत्र है उसमें दुर्गा माता की मूर्तियों का विसर्जन नहीं हुआ है। विसर्जन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि रूट को लेके और डीजे बजाने को लेके पुलिस ने जो है पूरी तरह से इस्लामियों के कहने पर उन पर रोक लगा दी, और लोग जो हैं वो बवाल कर रहे हैं, वो विरोध में खड़े हुए हैं, वो विसर्जन नहीं कर रहे हैं, और एक प्रकार से विद्रोह की स्थिति आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसे में क्या होगा। वही जो मैं कह रहा हूँ, सोने में सुहागा। मुझे तो ऐसा लगता है कि 50 से 55 सीटें बहुत आसानी से एनडीए यहाँ जीत जाएगी, और जेएमएम का और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बुरी तरह से परास्त होने वाला है। यहाँ पर हो सकता है कोई नए रिकॉर्ड भी बने। बात करते हैं महाराष्ट्र की। अब महाराष्ट्र में सारे विद्वज्जनों का यही मत है कि भाई देखिए, चूंकि लोकसभा में इस प्रकार का एक तरफा परिणाम आया था, इसलिए उसी प्रकार का एक तरफा परिणाम जो है इस बार भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन वो जो परिणाम जिसको वो एक तरफा कह रहे हैं, वो एक तरफा वस्तुतः था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि भाई अगर असेंबली सेगमेंट के हिसाब से देखें, वैसे पार्लियामेंट सीट के हिसाब से देखें तो 17-30, और एक सीट जो इंडिपेंडेंट थी वो भी कांग्रेसी इंडिपेंडेंट था, तो 17-31, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको आप विभक्त करते हैं असेंबली सेगमेंट में, तो ये हो जाता है 158-127, यानी 158 सीटें जीती एमवीए ने, 127 सीटें जीती एनडीए ने। 127 सीटें हो जाती हैं 21 सीटें। तो अब ये बिल्कुल उलट पलट जाता है, फिर ये 21 और 26 हो जाता है, और एक सीट इंडिपेंडेंट। तो 21-26 का ये जो गैप है, ये बहुत बड़ा गैप नहीं है। और जिस प्रकार से समय मिला 4 जून के बाद से, आप समझ लीजिए कि लगभग 4 महीने से अधिक, बल्कि हाँ 4 महीने से अधिक मिल चुके हैं। इन 4 महीनों में बहुत सारा डैमेज कंट्रोल हुआ है। और उसके अलावा जिस प्रकार से इम्तियाज़ जलील ने चढ़ाई की थी मुंबई के ऊपर, और उनका स्वागत सत्कार वहाँ पर किया गया, जिस प्रकार से रामगिरी महाराज के साथ में दिनेश शिंदे खड़े हुए, एकनाथ शिंदे खड़े हुए, जिस प्रकार से एक हिंदुत्व का ज्वार पूरे देश में आया हुआ है, और जिस प्रकार वो महाराष्ट्र में भी चढ़ के बोल रहा है, जिस प्रकार से एमवीए में पूरी तरह से उठापटक मची हुई है, जिस प्रकार उद्धव ठाकरे को 80 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही हैं और 110 सीटें जो हैं वो लेके जाएंगे, आप समझ लीजिए कि कांग्रेस कम से कम, और 80 सीटों से कम शरद पवार भी लेके नहीं जाएंगे। हो सकता है शरद पवार भी 90 सीटें ले जाएं, सबसे कम सीटें उद्धव ठाकरे को ही मिलने वाली हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस प्रकार से जीते थे, वो अधिकतर कांग्रेस एनसीपी के वोट से जीते थे, अपने वोट से नहीं जीते थे वो। तो हमारे पास धुले कंस्टिट्यूंसी का ज्वलंत उदाहरण है। धुले कंस्टिट्यूंसी में जो एमवीए की कैंडिडेट थी गायकवाड़, वो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,93,000 से पीछे थी। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मालेगांव सेंट्रल, जो लगभग
97-98% वहाँ पर मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर अकेले में उसने 1,95,000 की लीड ले ली और 2-2.5 हज़ार से जीत गई। तो भाई इस प्रकार से बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं इस प्रकार से हुई, लेकिन वो असेंबली में नहीं होने वाली हैं। तो असेंबली में नहीं होंगी तो फिर असेंबली में क्या स्थिति बनने वाली है। मुझे लग रहा है कि ये जो योजनाएं चलाई हैं, विशेषकर से जो लड़की बहन योजना चलाई है महायुति सरकार ने, उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और उस पॉजिटिव इम्पैक्ट के कारण, इन लोगों के आपसी झगड़ों के कारण, और एक जो रिग्रेट फैक्टर है लोगों में कि क्यों उन्होंने मोदी को बगैर मतलब हरा दिया महाराष्ट्र में, उस रिग्रेट फैक्टर के कारण भी परिस्थितियां बदलेंगी। और मेरा जो अनुमान है वो ये है कि कुल मिला के 150 में से 100-105 सीट तो जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी अकेले, और 80 में से कम 60 सीटें जीत जाएगी आपकी शिंदे की पार्टी, और बाकी जो बचेंगी सीटें 40-50 में से, उसमें 15-20 एनसीपी वाले हमारे शरद पवार, अजीत पवार भी जीत जाएंगे। तो टोटल ये 170 से 180 की सीटों के आसपास मैं अभी अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन आगे तो देखिए क्या होता है, क्योंकि इसमें तो अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे अनुमान आएंगे, बहुत सारे विश्लेषण आएंगे, तो हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो 127 सीटें थी, ये 127 सीटें बढ़ के 160 पहुँचने में तो मुझे कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं लग रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।